और मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि आपने अगर इस केस का जिक्र किया और मैंने 10:30 बजे जाकर कोर्ट में अगर आपका इस फ़ोन का जिक्र करके लिख दिया और आपको कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया तो मेरी नौकरी नहीं जाएगी, शाम को आपकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। और हमारा एक पुराना स्कूटर हुआ करता था घर में, उसके पीछे लिखा हुआ था मेहनती जीवन है। वो जोधपुर में लगभग फेमस था कि भाई ये स्कूटर जहाँ वहाँ कोठारी साहब आसपास होंगे, मेरे बड़े भाई साहब। तो सर जब आप स्टूडेंट थे और उस वक्त जब आप पढ़ रहे थे तो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह आपको भी कभी एंजाइटी, कभी नर्वसनेस, और उससे कैसे एग्ज़ाम का तो देखिए, एग्ज़ाम की कुछ टेंशन तो ज़रूरी होती है, वो ज़रूरी। आप टेंशन नहीं रखें तो आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे। सीए के फाइनल पेपर में मुझे एक पेपर में एक बार मैं फेल हुआ भी, तो उस दिन बहुत दुख भी हुआ। मोटर एक्सीडेंट क्लेम का एक केस आया था जिसमें एक बच्चे का 8-9 साल के बच्चे का एक गाड़ी के टायर, उसके मिडल ऑफ द बॉडी से वो टायर निकल गया, तो वर्चुअली बच्चा वो क्रिपल हो गया, पैरालाइज हो गया टोटल। हमने दिलाया और उस व्यक्ति को, उसके पेरेंट्स को 20 लाख रुपए करीब महीने भर में मिल गए। जब वो कोर्ट से जा रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे। वी टेल आवर फ्रेंड्स दैट प्लीज डू नॉट विजिट आवर होम now onwards. हेलो एवरीवन। किंतु परंतु लेकिन अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। और कर गुजरने वाले हमारे साथ यहाँ विराजमान हैं डॉक्टर जस्टिस विनीत कोठारी जी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। और इनकी क्वालिफ़िकेशंस इनके पीछे हाथ बांधे चलती हैं, सीए, सीएस, एलएलएम, पीएचडी। सर इतना कुछ कर लिया, मतलब मेरे को तो एक सांस में बोलने में दिक्कत आ रही है। थैंक यू अभिषेक जी। सीए अभिषेक जी ग्रोथ विद पीस ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशन के करता धरता। डिग्रीज़ का तो ऐसा हिसाब है कि हाँ, स्टूडेंट तो हम अच्छे रहे, सिंसियर रहे अपनी लाइफ में, और फिर वकालत का पेशा कर लिया तो सारी उम्र स्टूडेंट ही रहना एक तरह से लगभग तय हो गया, बिकॉज़ कानून के फील्ड में सब स्टूडेंट रहते ही हैं। और सीए सीएस का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो क्रेडिट जाता है मेरे बड़े भाई साहब श्री BM कोठारी साहब को, जो बहुत जोधपुर के एक एमिनेंट सीए रहे 1962 के। और हमारे घर में वी आर ए फैमिली ऑफ सीएज एंड एडवोकेट्स नाउ। आफ्टर मी एडवोकेट ऑल आर मोस्ट ऑफ, वी हैव फुल क्रिकेट टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स इन द फैमिली। That is amazing, sir. In fact, मैं मतलब यही सवाल था, और बिकॉज मैं इतने इम्पोर्टेंट शख्सियत से मिल रहा था, नॉर्मली मैं लिखता नहीं कुछ भी, पर इनके लिए मैं सवाल लिख के लाया हूँ जिससे मैं कुछ छोड़ ना दूँ, और हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते थे अपने व्यूअर्स के लिए। सर इतनी सारी जो आपने डिग्रीज़ हासिल करी हैं, इसमें शांति के साथ करी या फिर कुछ दिक्कत आई? हाउ वर यू एबल टू अचीव? गॉड हैड बीन सो काइंड टू मी कि मैं फेलियर्स बहुत कम फेस करी मैंने। ये सारे एग्ज़ाम्स जो आप कह रहे हैं पास होते चले गए, तो सक्सेस बिगेट सक्सेस, और गुड लक ईश्वर की कृपा रही कि और माता पिता के संस्कार रहे कि घर में सब, मेरे से बड़े 8 भाई बहन हैं और वो सब भी पढ़े लिखे थे। तो जैसा मैंने बताया BM कोठारी साहब सीए फर्स्ट फैमिली में फर्स्ट हुए, तो सीए आफ्टर बीकॉम केम टू अस नेचुरली, और सीए के साथ सीएस और लॉ भी हमारा हो गया। पर मुझे अच्छे से याद है अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं, हमारे घर से सोस्ती गेट जो प्रोमिनेंट जगह है वो करीब 3 किलोमीटर दूर है, और घर की फाटक से उस 6 महीनों के दौरान जब मैंने सभी इन एग्ज़ाम्स के एक साथ फाइनल एग्ज़ाम्स दिए, मैं गेट के बाहर सिर्फ 3 बार गया। वाह! घर के गेट से 3 बार बाहर गया सिर्फ, और सोस्ती गेट की शक्ल नहीं देखी। सर ये है डेडिकेशन। तो ये कुछ एक माता पिता के संस्कार कहिए, एनकरेजमेंट कहिए कि मेहनत। और हमारा एक पुराना स्कूटर हुआ करता था घर में, उसके पीछे लिखा हुआ था मेहनती जीवन है। वो जोधपुर में लगभग फेमस था कि भाई ये स्कूटर जहाँ वहाँ कोठारी साहब आसपास होंगे, मेरे बड़े भाई साहब। तो ईश्वर की कृपा से और संस्कारों से। तो सर आप बचपन से बहुत सीरियस रहे हैं अपने स्टडीज़ में या? नहीं, सीरियस नहीं, मैं नटखट भी था। ऐसा नहीं है, नटखट भी था, बट हाँ पढ़ाई के प्रति सिंसियर थे, और क्लासेस बंक करना हमारे कोर्स में नहीं होता था। तो कॉलेज भी बहुत बड़ी बात है सर कि आज के दौर में जैसे क्लासेस बंक करते हैं, तो कभी नहीं। और ये लॉ की तरफ या टैक्स की तरफ इंक्लिनेशन, इसकी कोई खास वजह कोई? जी हाँ, इसकी भी वजह है। और मैं बताऊं आपको, मेरे लॉ में गुरु एक वहाँ के बहुत अच्छे सीनियर एडवोकेट, अब वो नहीं है इस दुनिया में, मरुदन मृदुल साहब, वेरी एमिनेंट सीए। ही यूज्ड टू कम टू आवर ऑफिस फॉर हिज इनकम टैक्स रिटर्न्स टू माय ब्रदर BM कोठारी साहब।
तो वो जब मुझसे भी इंटरेक्शन होता था तो उनको थोड़ा स्पार्क लगा कि इस लड़के को कुछ थोड़ी बहुत आर्ग्यूइंग कैपेसिटी या डिबेट स्किल्स है। तो उन्होंने मेरे ब्रदर से कहा कि इसको CA भी इसने कर लिया, लॉ भी कर लिया, इसको आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको लॉ में ट्रेन करके वकील बनाता हूँ। और लाइटर में मैं कहना चाहूँ कि उसमें मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा वकील बनाने काले कोट वाले कोई लड़की भी नहीं देगा। पर कुछ हुआ, बाकी की तरह से सब अच्छा हुआ। और 1984 में मैं लगभग 2 साल CA की प्रैक्टिस करने के बाद मैंने लॉ प्रैक्टिस में शिफ्ट किया, मरुदन मिदुल साहब का ऑफिस ज्वाइन किया। ब्रदर ने भी मेरे बहुत हैप्पीली कंसेंट दी, बिकॉज वो वकील बनना चाहते थे। 62 में वो फैमिली रीज़न से नहीं बन पाए। तो पर मैं बताऊं आपको, हार्ड वर्क से इस प्रोफेशन में within 2-3 years of my joining the bar and office of Mr. Mrudan Midul, I was a busy lawyer, and I used to do some editing work of a journal known as Sales Literature. वो 6 साल तक मैंने एडिटर का काम अपनी वकालत के पेशे के साथ, जो खुद बहुत डिमांडिंग होता है, बहुत टाइम मांगता है, वो काम किया। और मुझे अच्छे से याद है, मेरा काइनेटिक होंडा हुआ करता था जिसमें मैं आगे 2 बस्ते फुल भर के ले जाता था, जिसमें एक में एडिटिंग का सारा मटेरियल होता था, एक में मेरे सीनियर की फाइल्स होती थी। और सुबह 8 बजे घर से अपना जैसे मजदूर टिफ़िन लेके निकलता ना, वो लेके निकलते थे और रात को 1 बजे तक आते थे। बेयरली कोई डिनर टाइम में आधा पौन घंटा घर के आए तो आए, नहीं तो ये स्थिति थी। और वो भी एक न्यूली मैरिड मैन की। सर, थैंक्स टू माय वाइफ, जिन्होंने बहुत कोऑपरेशन दिया, बहुत अच्छे से हमारा। आजकल के हमारे यंग लॉयर्स के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है ये कि और ये शायद सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने बताया कि आप पब्लिकेशन के एडिटर थे, सो आई थिंक उसमें हेल्प हुई होगी काफ़ी। बहुत बहुत अभिषेक जी, वो बताऊं आपको मैं, उसमें मुझे सारी इंडिया के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स के सेल्स टैक्स के फैसले पूरे पढ़ के उसका हेड नोट बनाना पड़ता था। अच्छा। तो इतने सारे जजमेंट 5 साल में मैंने पढ़े, और आर्टिकल्स ऑथर्स के, और उनका कोऑर्डिनेशन करना, उसको प्रूफ रीडिंग भी फाइनल करना। तो उससे मुझे सेल्स टैक्स सब्जेक्ट पे एक तरह से बहुत अच्छा ग्रिप आ गया। राइट। तो जब मेरी 5-6 साल बाद वो एडिटिंग का काम पूरा हुआ और वो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरा किसी को किया, तो तक मैं सेल्स टैक्स का एक अच्छा वकील ऑलरेडी माना जाना शुरू हो गया मुझे कोर्ट में। और जो टॉप रैंकिंग उस समय टैक्स के लॉयर्स थे, मिस्टर मेहता, लेखराज जी मेहता, राजेंद्र जी मेहता, उनकी फ़ीस अगर क्लाइंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो नेक्स्ट नाम उनको ध्यान आता, भाई विनीत कोठारी को भी वकील कर सकते हैं, इसमें भी इसको सब्जेक्ट जानते हैं। और फिर जैसा मैंने कहा, सक्सेस बिगेट सक्सेस। जजेस की भी बड़ी मेहरबानी रहे, यंग लॉयर्स को इनक्रेज करने लगे वो, तो हम जो बहस करते थे उसको अच्छा, उस पर क्वेश्चंस करते, और ज़्यादा पढ़ाई करने का हमको इनक्रेज करते, मुकदमे को समझने का और समझाने का कहते थे। आई रिमेंबर दोज डेज़ वेरी फॉन्डली, बिकॉज दोज डेज़ वर जजेस वर सो काइंड, सो गुड, कि यंग लॉयर्स को इनक्रेज। और शायद उसी की वजह से है कि जब मैं जज बना, भाग्य ने मुझे ये मौका दिया, तो मैंने यंग लॉयर्स को बहुत बहुत इनक्रेज किया। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स 4 हाई कोर्ट्स में रहा, उसमें यंग लॉयर्स मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं ओल्ड लॉयर्स की बजाय। तो ये एक फ्रेंडशिप, तो मतलब ये बहुत बड़ी किस्मत की बात होगी उन यंग लॉयर्स के लिए जो आपके साथ जिन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि उनको मैंने कभी कसा नहीं या कभी डांट नहीं लगाई, पर प्रेम की डांट, कभी दिल में मैलिस नहीं रखा कि वो क्यों नहीं समझ रहे हैं या क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। ये पता था कि वो यंग लॉयर्स, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती होगी, क्योंकि हमको भी आई थी वो डिफ़िकल्टीज। तो एक तरीका होता है आप किसी को झड़क के कह दे नहीं ये हम खारिज करेंगे या नहीं मानेंगे। राइट। एक होता आप इसमें थोड़ा ये देखिए, ये भी पॉइंट है, ये भी ये देखिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि हम अपना बिहेवियर कैसे रखते हैं सबके साथ, बहुत ज़रूरी है। तो ये जब आप स्टडीज़ कर रहे थे सर, ये वाज इट अ कॉन्शियस एफर्ट कि आपको इतनी डिग्री कलेक्ट करनी है, या होती चली गई? नहीं, हाँ बस होती चली गई, ऐसा कहिए। बिकॉज उस समय इंस्टीट्यूट ऑफ CA जो था 2 कोर्स परमिट करती थी हमारे टाइम में, अब तो शायद एक ही करती है। तो हमने CS का इससे सोचा कि अगर कहीं, हालांकि नौकरी करने का कोई इरादा नहीं था कि भी नौकरी करेंगे, पर अगर कॉर्पोरेट फील्ड में कहीं गए तो 2 डिग्रीज आपको एक अच्छा स्टेटस या अच्छी एंट्री दे सकता है। बट लॉ तो शायद अननोइंगली हमने कर लिया, क्योंकि ब्रदर की हुई थी, उनका लॉ भी कर लो, वकील बनो नहीं, जो लॉ की जानकारी तो होनी चाहिए, CA में भी काम आएगी। तो लॉ तो वैसे हो गया। और जैसा एक बार अरुण जेटली साहब ने कहा, आपको शायद सुना हो आपने, कि CA में पास होना डिफ़िकल्ट है, लॉ में फेल होना डिफ़िकल्ट है। तो हमने CA की पढ़ाई के साथ साथ क्योंकि लॉ कर लिया था, इसलिए लॉ भी हो गई। और ये किस्मत का धन्यवाद है, गुरुदेव का धन्यवाद है कि वो 2-2.5 साल बाद में ही उन्होंने मुझे CA प्रोफेशन से लॉ प्रोफेशन में शिफ्ट कर लिया। एंड आई टेल यू, दिस इज़
in my 20 years of law career, I never had to look back, and I never regretted also कि मैं क्यों वकील बना सीए कुछ प्रोफेशन को छोड़ के। कहते थे उस समय लोग कि आप सीए में बहुत अच्छा पैसा ज़्यादा कमा लेते और कमा सकते हो, पर जो सेटिस्फैक्शन इधर लीगल प्रोफेशन में मुझे मिला, और मोर सो व्हेन आई बिकेम ए जज। आज की तारीख में आप देखते हैं अच्छे वकील जो एक बहुत अच्छी कमाई करते हैं, उनको जज बनने में ऐतराज़ है, वो नहीं बनते हैं। करेक्ट, क्योंकि तनख्वाह तो बहुत कम होती है, एंड यू आर सपोज टू बी विद द मैन विद फुल इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। बिल्कुल ठीक बात। तो आप उसमें ये पर लॉस नहीं है। मैंने 16 साल 3 महीने जजी करी है 4 हाई कोर्ट में। नॉट ए सिंगल डे पास्ट व्हेन आई डिड नॉट राइज फ्रॉम द कोर्ट विद ए सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव डन माय जॉब। That is actual growth with peace, I've done sir. with the honesty and integrity and try to deliver quick justice। जैसे ही मुकदमे की हियरिंग खत्म हुई, मैंने डिक्टेशन वहीं दे दिया, तो लोगों को अपना रिजल्ट भी उस दिन मिल जाता। तो एक अच्छी बात है वो, मेरे ख्याल से उसका ईश्वर की कृपा से मेरे साथ हो पाया। दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो सर, जब आप स्टूडेंट थे और उस वक्त जब आप पढ़ रहे थे, तो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह आपको भी कभी एंजाइटी, कभी नर्वसनेस, और उससे कैसे एग्ज़ाम का तो देखिए, एग्ज़ाम की कुछ टेंशन तो ज़रूरी होती है, वो ज़रूरी। आप टेंशन नहीं रखें तो आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे। पर मेरे को कभी ये चिंता नहीं थी कि मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा। अच्छा। और सीए के फाइनल पेपर में मुझे एक पेपर में एक बार मैं फेल हुआ भी, तो उस दिन बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि लोग तो शायद मेरी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरे फ्रेंड सर्कल वाले। तो एक हमारा फ्रेंड HK अग्रवाल रैंक भी लाए सीए फाइनल में, पर हमारा जब उसने भी सुना कि हमारा एक पेपर रह गया है, तो उसको भी बहुत दुख हुआ, आश्चर्य हुआ। और हमारे दूसरे मित्र जो बीकॉम ऑनर्स में थे, बट एक चैलेंज भी लगा कि हम फेल क्यों हो गए। और सीए में आप खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप समझते हैं कभी कभी मॉडरेशन ऑफ मार्क्स के उस हिसाब से भी, इवन इफ़ यू आर मेरिटोरियस यू मे बी डिक्लेयर्ड फेल। तो हमने 2 पेपर हमको सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुआ, पर सेकेंड अटेम्प्ट में आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर failures, I tell my younger brothers and sisters, are first step towards success. If you get frustrated with your failure, then you're not doing good. From failures, take it as a challenge. Prepare more wisely, more elaborately. और सीए में आप जानते हैं बहुत एक्सटेंसिव और इंटेंसिव स्टडीज़ दोनों चाहिए। करेक्ट। तो वो हमने की, पहले अटेम्प्ट में भी करी थी, और 9 पेपर में से 7 निकल गए, एक कॉस्टिंग में हम रह गए थे। तो मेहनत फिर से करी तो 6 महीने लगे और, बट हो गया, तो कोई रिग्रेट नहीं है। फेलियर से डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, और कभी अगर हो भी गए तो उसमें उससे लेसन लीजिए। और लाइफ में भी होता है, हम कोई सारे केस में हमको पॉजिटिव रिजल्ट थोड़ी मिला। सही बात है। कुछ केसेस खारिज भी होंगे, कुछ अलाउ भी होंगे, बट लीगल प्रोफेशन में मेरा ये मानना है अभिषेक जी कि आप अपनी रेपुटेशन और इमेज कैसे बिल्डअप करते हैं। बरसों लगते हैं इमेज बिल्डअप करने में, और एक केस में अगर आपने उल्टा सीधा बोल दिया या गलत फैक्ट्स रख दिए या जज के सामने मिसलीड करने का प्रयास किया, तो आपकी वो बरसों की मेहनत एक केस में नीचे आ सकती है। तो ये यंगर एडवोकेट से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी इमेज बिल्ड करें और उसे बनाए रखें, और उसके लिए आप कभी कोर्ट को मिसलीड नहीं करें, गलत फैक्ट्स नहीं बताएं, पूरा सही बता करके आप कह सकते हैं सर मेरी राय में ये है और मेरा निवेदन ये है कि इस तरह से मैंने इसको कानून को पढ़ा है, ये जजमेंट्स हैं। जज बाय एंड लार्ज बहुत सिंपैथेटिक अच्छे होते हैं, तो आपको वो इनकरेज करेंगे, उसकी बात को अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, तो मुझे लगता है ठीक है वो बात। सर, क्योंकि आपने इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करे हैं, सीए किया है, लॉ किया है, सीएस किया है, तो जितने भी फ्रेश या यंग स्टूडेंट्स हैं, इनको आप कैसे गाइड करेंगे कि ये अपनी जो पढ़ाई है उसमें शांति के साथ उसको कंप्लीट कर सकें, नर्वसनेस से थोड़ा बचें और हासिल करें जो भी चाह रहे हैं? आपने सही कहा, और आपका तो नाम ही ग्रोथ विद पीस है आपके इंस्टीट्यूशन का। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ एक वो वृक्ष है जिसका बीज पीस की ज़मीन पे ही सही उगता है, सही वट वृक्ष बनता है। तो आपको पीस ऑफ माइंड अगर नहीं है, एंग्जाइटी है, हर समय आप चिंता में रहते हैं, कहते हैं ना चिंता मत करो, चिंतन करो। सही बात। आप ये
करो कि मुझे इसमें कैसे प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, एक ट्रेंड दिखाइए, बनाइए उसका। तो आप एक वाइज एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं है। लोग कहते हैं आईएएस का एग्ज़ाम भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हमारा कोई सीए का एग्ज़ाम कम डिफ़िकल्ट नहीं होता उससे। तो आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव स्टडी दोनों का आइडिया होना चाहिए। आप सिविल सर्वेंट अगर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अकाउंट्स, पॉलिटिकल साइंस, क्या क्या आपने सब्जेक्ट लिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है। करेक्ट। तो आप एक्सटेंसिव स्टडी अगर मेहनत के साथ, मेहनत तो है ही, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस इन लाइफ, और वो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होती। आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए क्यों, आप लाइफ में कहीं भी बिजनेस करिए, आप इंडस्ट्री चलाइए, ब्यूरोक्रेट हैं, सीए हैं, वकील हैं, आप जो भी हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगा। ये सर बहुत अच्छा डायरेक्शन है सक्सेस का, बहुत अच्छा डायरेक्शन है। आई थिंक ये खाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपने तो मतलब सारे एग्जाम्स ही गिना दिए हैं। बाय द वे मैंने आईएएस का भी ट्राई किया था, बस उस समय आईएएस का मेन एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि उस समय शादी होती नहीं तो शायद हम आईएएस बन के चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर होते थे 1983 में। सर इनफैक्ट आई थिंक देश को ज़्यादा अच्छी, देश का नसीब अच्छा था कि आप जज बने और 4 हाई कोर्ट्स में आपने, कम से कम मेरा नसीब तो अच्छा ही था। और ऐसा ही मैं किस्सा मुझे याद आता है एन.ए. पालकीवाला साहब का। अच्छा। एक लेडी और एक पालकीवाला साहब एक कॉलेज में प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए गए थे, तो पालकीवाला नेचुरली बहुत ब्राइट थे तो उनका सिलेक्शन हो गया। उन लेडी का भी 2nd नंबर वेटिंग लिस्ट था, मतलब पोस्ट एक ही थी। तो वो पालकीवाला साहब के बाहर उनसे मिली और कहा कि मेरी फैमिली सर्कमस्टेंसेस बहुत ख़राब हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है, पर अगर आप तो वकील भी हैं, मुझे पता है आप LLB किए हुए हैं, तो आप ये पोस्ट मेरे लिए छोड़ दीजिए, मेरा परिवार चल जाएगा, मैं प्रोफेसर बन जाऊंगी। पालकीवाला डिड दैट, ही सैक्रिफाइस दैट जॉब एंड सेड मैडम यू टेक इट, आई एम मूविंग आउट। वो प्रोफेसर बनी। तो जब पालकीवाला अपनी एमिनेंट लेवल पे पहुँचे, बहुत अच्छे वकील आज सब जानते हैं उनको, तो देन ही इन्वाइटेड दैट लेडी फॉर द डिनर एट हिज प्लेस एंड सेड मैडम लुक हियर, आई थैंक यू कि आपने उस दिन मुझसे रिक्वेस्ट करी, तो आप भी अच्छे प्रोफेसर बनी, कोई उस पर दिक्कत नहीं है, बट मैं आज कंट्री की सेवा कर पाया, एक अच्छा वकील बन पाया। उनको तो जजशिप ऑफर हुई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट, CJI बन सकते थे वो कई सालों तक के लिए, पर ही सेड नो, एज ए लॉयर आई कैन सर्व दिस सोसाइटी बेटर। तो लीगल प्रोफेशन की ये जो नोबल हाइट्स हैं, इसको आज की तारीख में प्रोफेशन के फील्ड में मैं देखता हूँ कि ज़्यादा उसको लोग इस नज़र से नहीं देखते हैं, एक व्यवसाय की तरह देखने लगे, एक बिज़नेस की तरह देखने लगे, वो ठीक नहीं है। एक्सेस टू जस्टिस हम लोगों को, समाज के नीचे के तबके के लोगों को तो पहुँचाने के लिए अच्छे ब्राइट लॉयर्स की ज़रूरत बहुत है, करेक्ट, पर व्यावसायिक तौर पे नहीं। बिल्कुल। और यही कारण मेरे साथ भी हुआ, जब मैं अच्छी प्रैक्टिस में वकील था, अच्छी खासी कमाई थी, पर जब जजशिप ऑफर हुई तो हमने वो छोड़ा सा। और एक तरह से फाइनेंशियल सेक्रीफाइस भले ही कह दें, बट जजशिप का जो जॉब सेटिस्फेक्शन मुझे मिला वो ट्रिमेंडस है, उसका कोई मॉनेटरी कंपनसेशन हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फेक्शन और वो, और जो आप एक तरह से सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू आर गिविंग, काइंड ऑफ गिविंग बैक, यस। बट मेरे ख्याल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का जो एक स्तर है, ओहदा है, स्टेटस है, सेवा करने का अवसर है। मैं हमेशा कोर्ट में भी कहता था, आज भी कहना चाहूँगा कि मैंने जजशिप का काम कभी कर्ता भाव से नहीं किया, राइट, माध्यम भाव से किया। करवा ईश्वर रहा है, माध्यम मुझे बनाया है। वाह। तो ऐसा सोचने से कभी आपके काम पे ना तो आपको घमंड हो सकता है, ना आपको ये फीलिंग आ सकती मैंने आज इसका ये कर दिया, मैंने आज उसका वो कर दिया। आपने नहीं किया, हम्बलनेस करने वाला कोई और है। तो ये फीलिंग जो ये आपको सेटिस्फेक्शन देती, भाई ईश्वर ने आपको चुना इस बात के लिए, खुद एक बहुत बड़ा आपके लिए रिवार्ड है। बिल्कुल। तो पैसा तो आप कितना कोई खाएंगे थोड़ी, पैसा तो सारा बचत ही बचत है, वो क्या मतलब है। तो एक यू हैव टू बैलेंस योर थिंग्स इन द लाइफ। इफ़ यू कंसिडर, इफ़ यू ड्रॉ ए लाइन कि भी इसके बियॉन्ड ठीक है, एक रीजनेबल कंफर्टेबल लाइफ में अभी भी जी रहा हूँ, उसके ऊपर फिगर्स हैं। सर जैसे आप गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और आज हम देखते हैं कि ज़्यादातर हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडेंसी बहुत है,
तो नेचुरल सी बात है कि चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर बहुत होता है कि वो केसेस ख़त्म करे. हाउ वर यू एबल टू मैनेज वो प्रेशर? कैसे आप? एक्टिंग चीफ जस्टिस गुजरात में रहा कम समय के लिए, मद्रास में भी रहा था 2-2.5 महीने. पर देखिए उसमें वर्कलोड का प्रेशर तो चीफ जस्टिस की लेवल पे, जिसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा प्रिविलेज्ड वर्क होता है रोस्टर अलॉट करना. करेक्ट. जॉब क्या सब्जेक्ट कौन से जज सुनेंगे ये काम चीफ जस्टिस का होता है. मास्टर ऑफ रोस्टर आपने सुना होगा कुछ जजमेंट्स के माध्यम से. तो आप अगर अपना रोस्टर ब्रदर और सिस्टर जजेस का वाइजली सेट करते हैं, एक सारी उम्र क्रिमिनल साइड के वकील को आप अगर टैक्स का मुकदमे पकड़ा देंगे तो फिर वो काम सही नहीं हो पाएगा. बिल्कुल ठीक है. और एक टैक्स का वकील जो मैं जैसे सीए करके लॉ करके आया, मुझे अगर आप क्रिमिनल अपील्स दे देंगे, मर्डर अपील सुनो इसको तय करो, तो शायद मैं उतना एफिशिएंटली या उतना इफेक्टिवली नहीं भी कर पाऊँ. हालांकि हमने भी मर्डर अपील डिसाइड करी है, ऐसा नहीं है, पर वो मोर बिकॉज ऑफ द कॉमन सेंस एंड रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट रादर देन हैविंग द इन डेप्थ माइंड ऑफ दैट. तो जो सब्जेक्ट जिस व्यक्ति का जिसको आपको जानकारी हो, चीफ जस्टिस कैन वेरी वेल सेटल दैट रोस्टर टू हिम और हर. Right. And that is one way of increasing the efficiency. Another way of increasing the efficiency is the kind of judicial training which I think judges need and a constant updating of their knowledge. अब तो AI का ज़माना आ रहा है. Correct. अब तो टेक्नोलॉजी और AI आपको कोर्ट में आपको लगानी ही पड़ेगी. आपको डेटा एनालिसिस जजमेंट्स का आप एक्सेस कितना ईजी हो गया आज. क्लिक ऑफ माउस पे आपको एक सब्जेक्ट पे 10 जजमेंट मिल जाते हैं. हम लोग तो किताबों की इंडेक्स पढ़ के जजमेंट निकालते थे. आपने तो पूरी मेहनत करी हुई है. वो जो ज़माना देखा हुआ और इस ज़माने में इंटीग्रेट करके अपडेशन ज़रूरी है. आप ट्रेडिशनल जज को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको नहीं अपनाऊंगा. बिल्कुल ठीक है. इफ़ यू डोंट अडॉप्ट टू द टेक्नोलॉजी, अडेप्ट टू द टेक्नोलॉजी, देन यू विल बी लैगिंग बिहाइंड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर. दैट यू शुड हैव द माइंडसेट टू update yourself, and I did. I was the first lawyer in Jodhpur to install computers in 1993 in my office. Wow, 93. 93. When first time desktop came, I was the first lawyer to install that. तो एक आपके दिल में ये होना चाहिए कि मैं आगे रहूँगा, मैं समय के साथ चलूँगा. ये भावना आप में होनी चाहिए और जजेस में भी होनी चाहिए. थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कमेटी एंड ऑल दोज पीपल, डीवाई चंद्रचूड़ साहब जब से उन्होंने सॉफ्ट कोविड भी एक तरह से कोविड का एक ब्लेसिंग रहा कि लोगों ने टेक्नोलॉजी को जुडिशरी में और सब जगह बहुत तरीके से अपनाया और उसका बहुत फल देखा. मैंने मद्रास हाई कोर्ट काम 3 महीने मेरे जोधपुर रेजिडेंस पे कोविड पीरियड में रह करके चलाया. बाकायदा फाइलें सब सॉफ्ट पढ़ता था, उस पर ऑर्डर डिक्टेट करता. वहाँ एक स्टोन रहता, एक स्टोन राजस्थान हाई कोर्ट ने मुझे यहाँ लैंड किया मेरे घर के लिए. बराबर काम चला और लॉयर्स अपने घर से आर्ग्यू कर रहे हैं, मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, वो अपने घर पे बैठे हैं और ऑर्डर्स हो रहे हैं, ऑर्डर्स ई साइन हो रहा है, बराबर जा रहे हैं. सो वर्क डिड नॉट स्टॉप. एंड इफ यू वर सेइंग नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे को तो फाइल ही चाहिए, तो कब तो मद्रास से फाइल आए और कब मैं काम करूँ. सो दिस काइंड ऑफ आई थिंक very thought that you want to serve the society and you want to dispose of the case which comes on your board is very necessary with the judge. सर इसी को सर्विंग को अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं और वो शायद हमारी लिस्ट में नहीं भी होगा क्योंकि आपसे मिलने आ रहा था तो मैंने कुछ सवाल अपने लिख भी लिए थे. तो अगर मैं एक सवाल आपसे इसी पे पूछना चाहूँ कि ऐसा कोई केस हो बिना नाम लिए जिसमें आपको लगा हो कि मेरा अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन कुछ ऐसा आपने डिसाइड किया हो या आर्ग्यू किया हो कि यस आई हैव डन, ये अब मेरा जज होने का. जी मैं बताता हूँ आपको. मैंने एक ऐसा केस डील किया है. एक जयपुर में था, उस समय में मोटर एक्सीडेंट क्लेम का एक केस आया था जिसमें एक बच्चे का 8-9 साल के बच्चे का एक गाड़ी के टायर उसके मिडल ऑफ द बॉडी से वो टायर निकल गया, तो वर्चुअली बच्चा वो क्रिपल हो गया, पैरालाइज हो गया टोटल, बट ही सर्वाइव्ड एंड सी इज विल पावर. ही डिड BSc इन कंप्यूटर्स, ग्रेजुएशन कर लिया उसने. अच्छा. और ट्रायल कोर्ट ने जो मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल होती है उसने करीब उसको कंपनसेशन सिर्फ 2 या 2.5 लाख रुपए दिया था टोटल मेडिकल एक्सपेंस मिला के. और उसकी अपील हमारे पास फॉर एनहेंसमेंट ऑफ कंपनसेशन आई. तो हमने उसको, उसके पेरेंट फादर शायद फादर और मदर आए थे, वो कोर्ट में बैठे थे, बच्चा नहीं आया वो, पर वो ग्रेजुएट हो गया और जॉब की सर्च में था. तो इंश्योरेंस कंपनी के लॉयर मिस्टर अशोक मेहता सीनियर एडवोकेट जो जयपुर के हैं वो थे.
मैंने कहा मेहता साहब इसमें कंपनसेशन बहुत बहुत कम है। उस बच्चा देखिए सर्वाइव किया एंड सी इज़ विल पावर, वो ज़िंदगी में एक अच्छा साइंटिस्ट या एक इंजीनियर या कुछ भी बन सकता है। आप इसको आगे पढ़ने का, और इसका परिवार है, इसकी शादी भी हो नहीं हो पता नहीं क्या होगा, बट इसको कंपनसेशन मेरे हिसाब से कम 10 लाख रुपया और देना चाहिए। और जो ब्याज के साथ मिला के आज की तारीख में शायद 20-1 लाख इसको मिल जाएंगे। तो आप इंश्योरेंस कंपनी से इसका इंस्ट्रक्शन ले लीजिए कि कंपनसेशन हम एनहांस कर देंगे, उसका रीजंस बता देंगे क्या क्या है। तो दूसरे दिन आए, वो कहा साहब कंसेशन तो मैं नहीं दे सकता, पर एज ए लॉयर मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि आप अगर कर देंगे रीजंस लिख के, तो कंसेशन मेरा रिकॉर्ड मत करिए, मैं आगे अपील नहीं करें, इंश्योरेंस कंपनी ये एडवाइस उनको दे दूंगा, तो ये मामला यहाँ फाइनल हो जाएगा और उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। तो ये भी देखिए लॉयर की भी एक कितना कॉपरेशन ज़रूरी है, और रिस्पॉन्सिबल उनका रिस्पॉन्स था। शायद वो नहीं देते और मैं फैसला करता तो अपील होती, तो फिर अगले 10 साल कंपनसेशन नहीं मिलता। पर उन्होंने कहा कि कंसेशन आप रिकॉर्ड मत करिए, पर आप रीजंस लिख करके, इसकी सर्कमस्टेंस लिख करके 10 लाख रुपए इसको दिला दीजिए। हमने दिलाया, और उस व्यक्ति को, उसके पेरेंट्स को 20 लाख रुपए करीब महीने भर में मिल गए। जब वो कोर्ट से जा रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे। तो ये कौन सी मनी कंपनसेट कर सकते बताइए। सही बात है सर। ये जो सेटिस्फैक्शन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ आप कंपनसेशन आपने एनहांस करके, भगवान ने आपके माध्यम से उसको 20 लाख रुपए दिए, तो उस बच्चे की ज़िंदगी जो फाइनेंसेस की वजह से कहीं और ज़्यादा क्रिपल हो रही थी, वो तो कम से कम बच गई। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ऐसे ही और भी काफ़ी केस आते हैं। फैमिली डिस्प्यूट का एक मैंने केस सॉर्ट आउट किया था, उसमें भी उस लड़की ने बाद में, मैं तो कर्नाटक हाई कोर्ट से मेरी ट्रांसफ़र हो गई, वो कलीग जज थे, तो उनके पास जाके वो बोली साहब वो कहाँ है वो जज साहब, भाई वो तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई, गुजरात चले गए। तो बोले साहब मेरे जीवन उन्होंने सुधार दिया, मैं उनको धन्यवाद देना आई हूँ। तो अब ये आपका रिवार्ड नहीं है क्या? रिवार्ड है। मैं समझता हूँ ये बहुत एक अच्छा मौका होता है जज के पास ये अर्न करने का। सर कभी आपको ऐसा लगा कि आज मैं थोड़ा काम था तो मेरा डिसीजन अलग हुआ, अगर मैं थोड़ा एजिटेटेड होता तो शायद मैं वो डिसीजन या फैसला नहीं ले पाता, जो मैंने अपनी शांति की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें देखी? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ये डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा नहीं कि जज ह्यूमन बीइंग है तो उसको गुस्सा नहीं आता गुस्सा आ सकता है, और कई बार आया भी है, पर ज़्यादातर कोशिश ये करी कि शांति करके करें। तो मुझे याद है एक बार बहुत ज़्यादा कुछ इरिटेशन हो गया था, वो वकील साहब कुछ ज़्यादा ही इधर उधर बोल रहे थे, तो हमने गुस्सा फिर कोर्ट में एक्सप्रेस भी कर दिया। भाई मैंने कहा ये नहीं चल सकता, यू आर नॉट टेलिंग द करेक्ट थिंग एट ऑल, आप सही बताइए। तो वो भी तो 1-2 सेंटेंस में गर्मा गर्मी हो गई, तो फिर कहा ठीक है साहब मेरे को नहीं करना। तो मैं चाहे तो खारिज भी कर सकता था, बहस तो सुन ली थी, पर मैंने कहा नहीं आज इसमें ऑर्डर नहीं लिखाएंगे। क्यों? मैंने कहा नहीं आज आज नहीं लिखाएंगे, इसको पुट अप टुमारो करो ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। चैम्बर में जाके ठंडा पानी पिया, चाय पी, वापस सोचा कि यार वो एजिटेट हो गया तो क्या हो गया, मुकदमा तो उस क्लाइंट का बेचारा जो हमारे सामने ही नहीं है, तो उस वकील पे गुस्सा, इस मुकदमे का फैसला खराब करके क्या मिलेगा। दूसरे दिन हमने वापस सुनाओ भाई, अच्छा वापस सुनाओ, तो वो भी ढंग से बात करी, उन्होंने ढंग से बात करी, वो केस अलग हो गया। तो गुस्से में ऑर्डर नहीं लिखाना एक आपका एक कंट्रोल है जो जज को रखना चाहिए हमेशा। जज को बहुत पेशेंट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, पर गुस्से में कभी लिखाना नहीं चाहिए, ये भी बात है। जब भी गुस्सा आए आप अपने आप को उससे पीछे कर लें, पीछे कर लो और ठंडा पानी पी लो, और उस समय असर नहीं करे तो कम से कम मुकदमा एक दिन आगे रख दो। सही है सर। नहीं सही बात है, क्योंकि ये आपने जैसे उस वक्त अगर गुस्सा हो जाते तो या गुस्से में आप ऐसा कुछ फैसला कर देते तो वो फैसला गलत हो जाता और बेचारा मरता वो जो जिसको पता ही नहीं क्यों हुआ ये। हाँ ये बहुत बड़ी मैच्योरिटी है। तो ये कई बार होता है, और देखते हैं आजकल कई बार गुस्से में ऑर्डर्स आ जाते हैं, आपके लिए तो एक वर्ड बोलना होता है डिसमिस्ड, उसकी तो देयर इज ए फैमिली बिहाइंड ए फाइल। तो सर बीइंग अ जज आप अपने आप को शांत कैसे रखते हैं? व्हाट डू यू डू? आप ह्यूमिलिटी रखिए, आप ये घमंड मत करिए कि आप बहुत बड़े जज हैं लेकिन कभी आपको कभी तो परेशानी, कुछ तो एंजाइटी, कभी किसी चीज़ की, कभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कभी उसकी एंजाइटी, कभी समाज में कोई भी एंजाइटी, ये नहीं। हाउ डू यू मैनेज टू कीप काम
बिकॉज जज के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, समाज की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, तो मीडिया का प्रेशर होता है। नहीं, मीडिया प्रेशर कुछ नहीं होता। मीडिया प्रेशर हम पे, मैं आपको एक किस्सा भी बता देता हूँ। जी सर। लोग समझते हैं कि जज पे पॉलिटिकल प्रेशर भी आता होगा, या कभी कोई सिफारिश भी आ जाती होगी, या कभी कुछ घरों की परेशानी से आप परेशान होकर के कुछ कर देते होंगे। मेरे साथ तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ, पर एक जो किस्सा हुआ जिसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ और वो बताना चाहता हूँ आपको और सबको कि जज अगर अपना कंट्रोल रखना चाहे तो किस तरह रख सकता है। अगेन मैं जयपुर में था उस समय, हाई कोर्ट में ही, पर एक दिन एक सुबह फ़ोन आया किसी प्राइवेट सेक्रेटरी, किसी मिनिस्टर का, कि साहब फलां जज साहब बोल रहे हैं कि मिनिस्टर साहब बात करेंगे। मैंने कहा मेरा कोई काम नहीं, मिनिस्टर साहब से क्यों बात करना चाहते हैं मुझसे? कि सर बात तो कर लीजिए, कर्टसी में ऑनरेबल मिनिस्टर है। कराई, बात कराई। तो बोले जज साहब, कोठारी साहब नमस्कार। नमस्कार। कि सर आपके यहाँ वो केस नंबर 6 पे, मैंने कहा मिनिस्टर साहब 1 मिनट रुकिए आप, मेरे यहाँ अगर कोई कोर्ट में केस है और आप कोई सिफारिश करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टॉप हियर, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू इट। और मैं एक आपको बात बता देता हूँ कि आपने अगर इस केस का जिक्र किया और मैंने 10:30 बजे जाकर कोर्ट में अगर आपका इस फ़ोन का जिक्र करके लिख दिया और आपको कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया तो मेरी नौकरी नहीं जाएगी, शाम को आपकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस दैट यू आर टॉकिंग टू हाई कोर्ट जज हू हैज़ ए कंटेम्प्ट पावर ऑल्सो। और मैं क्यों सिफारिश सुनूँ? बिल्कुल ठीक बात। क्यों जी, न्याय के हिसाब से जो होगा अपना हो जाएगा। वाई आर यू ट्राइंग टू डिक्टेट टू मी? बिल्कुल ठीक है। फ़ोन रख दिया, दोबारा फ़ोन आया नहीं कभी, और उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। तो अगर आप देखिए, आप अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो ये आप पर है। बिल्कुल सही। आपने अपनी ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप पर है, और ईमानदार नहीं रहना चाहता तो भी आप पर है। आज के जितना डिस्ट्रैक्शंस है सोशल मीडिया का, बाकी चीज़ों का, कोई भी लॉयर अपने आप को फोकस्ड कैसे रखता है या रखे? इट इज़ ए डबल एजेड स्वॉर्ड अभिषेक जी। सोशल मीडिया पे आपको जानकारी भी बहुत मिलती है जी, और उल्टी सीधी बातें भी बहुत सारी होती है। तो आप जब आप जज हैं, तो मैंने एक इसमें पेपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं बाहर गया था, हेलसिंकी मेरे ख्याल से,